आज हम इम्यूनिटी की जिसको आयुर्वेद में व्याधि क्षमता के नाम से जाना जाता है उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि we are surrounded by various pathogens like bacteria, viruses, parasites, fungi and many more। मतलब कि हम बहुत सारे पैथोजेंस से घिरे हुए हैं। तो क्या हम हमेशा बीमार रहते हैं? नहीं, ऐसा तो जरूरी है नहीं। क्या दो लोग सेम ही पैथोजन के कांटेक्ट में आएंगे तो क्या दोनों को डिसीज होगा ही? ऐसा भी जरूरी नहीं है। क्या दोनों को डिसीज तो हो गया, चलिए मानते हैं कि किन्हीं दो लोगों ने होटल में खाना खाया और दोनों को डायरिया हो गया, लेकिन दोनों को क्या सेम सीवियरिटी का डायरिया होगा? नहीं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो ऐसे सब क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है। तो उसका एक सिंपल आंसर है व्याधि क्षमत्व और इम्यूनिटी कि जो हर एक इंसान की अलग अलग होती है। इसी के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे और इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है वो भी इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इम्यूनिटी इज द कैपेबिलिटी ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स टू रेजिस्ट harmful microorganisms and according to Ayurved व्याधि क्षमत्व जिसको हम इम्यूनिटी के साथ कंपेयर करते हैं of a person is his capability to resist the व्याधि बल में strength of already occurred disease कि जो व्याधि बल है, स्ट्रेंथ है, व्याधि का स्ट्रेंथ है, डिसीज का स्ट्रेंथ है, उसके अपोज में काम करती है तो उसको अच्छा करने के लिए उसको व्याधि क्षमत्व कहते हैं। एंड इसे भी व्याधि क्षमत्व कहते हैं कि जो किसी की बॉडी में डिसीज को पैदा ही ना होने दें, मतलब मेक वंस बॉडी स्ट्रॉन्ग इनफ टू नॉट प्रोड्यूस द डिसीज। ये सिंपल दो डेफिनेशन है व्याधि क्षमत्व की। इसके बारे में हम डिटेल में आगे देखेंगे, लेकिन उसके पहले हम हिस्ट्री देख लेते हैं। सबसे पहले एथेंस में थायराइड आइज ने नोट किया कि पीपल जो रिकवर हो गया है प्लेग से वो दूसरे पीपल को नर्सिंग कर सकते हैं, मतलब ट्रीट कर सकते हैं, उनके साथ रहेंगे तो उनको फिर से प्लेग नहीं होगा। ऐसा सबसे पहले नोट किया गया। उसी टाइम पे इम्यूनिटी का पहला मतलब माना जाता है कि पहली बार इम्यूनिटी जैसा कुछ उनको दिखा। 10th सेंचुरी में पर्शियन फिजिशियन अल राजी ने भी एक्सेस मॉइस्चर के रूप में इम्यूनिटी को डिफाइन किया और आगे सारे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते गए। फिर 18th सेंचुरी में पायरल लुइस मॉरियो ने एक्सपेरिमेंट किया स्कॉर्पियन वेनम के साथ एंड ऑब्जर्व दैट सर्टेन डॉग्स एंड माइस वर इम्यून टू दिस वेनम। आगे क्या हुआ कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में लुइस पास्टर का बहुत बड़ा योगदान है, सबको पता ही है। एंड इन हिज डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीनेशन हिज प्रपोज्ड जर्म थियरी ऑफ डिजीज। मतलब वैक्सीनेशन के उस टाइम में उन्होंने जब वैक्सीनेशन के बारे में वो काम कर रहे थे, उसके ऊपर काम कर रहे थे, तब उन्होंने जर्म थियरी ऑफ डिजीज प्रोड्यूस की। अब हम देखेंगे इम्यूनिटी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। इम्यूनिटी मतलब कि व्याधि क्षमत्व दो शब्दों से बना है, व्याधि एंड क्षमत्व। व्याधि मीन्स क्या? तो यहाँ पे ऊपर दिया गया है कि तद दुख संयोगा व्याधय उच्यन्ते। आचार्य सुश्रुत ने कहा कि द कंडीशन मेंटल और फिजिकल दिस गिव्स अस माइजरी इज नोन एज व्याधि। फिर अरुण दत्त ने कहा कि विविधम दुखम आदधाति शरीरे मनसी च इति व्याधि कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ दुख दैट बैडली अफेक्ट एंड कॉज हार्म टू बॉडी एंड माइंड इज कॉल्ड एज व्याधि। फिर आचार्य सुश्रुत ने भी आचार्य चरक ने भी डेफिनेशन दी है कि विकार और धातु वैषम्यम। विकार मीन्स व्याधि, तो धातु की वैषम्यता को ही व्याधि कहते हैं। धातु मतलब बॉडी टिश्यू, वी कैन कोरिलेट इट विद दैट। एंड इसी को ध्यान में रखते हुए व्याधि का हमको डेफिनेशन पता चल गया। अब क्षमत्व मीन्स शक्ति और सामर्थ्य। मतलब कि व्याधि के सामने शक्ति और सामर्थ्य, व्याधि के अपोज में शक्ति और सामर्थ्य, स्ट्रेंथ। व्याधि के सामने स्ट्रेंथ, उसको व्याधि क्षमत्व कहते हैं। चक्रपाणी ने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है व्याधि क्षमत्व की कि व्याधि क्षमत्वम नाम व्याधि बल विरोधित्वम व्याध्युत्पाद प्रतिबंधकत्वम इति। मतलब कि व्याधि क्षमत्व क्या है कि व्याधि बल विरोधित्व, हमने आगे ही देखा कि व्याधि के बल को विरोध करती है। व्याध्युत्पाद प्रतिबंधकत्वम इति मतलब कि व्याधि के उत्पन्न होने में ही प्रतिबंध कर देती है। प्रतिबंध मतलब रेजिस्ट, अपोज, मतलब व्याधि को उत्पन्न ही नहीं होने देती, उसको व्याधि क्षमत्व कहते हैं।
हमारे स्क्रिप्चर्स में श्लेष्मा, बल, ओज इन सब सिनोनिम के रूप में इम्यूनिटी को हम समझ सकते हैं। तो अब श्लेष्मा के बारे में थोड़ा डिटेल दिया गया है कि प्राकृतस्तु बलम श्लेष्मा। एक्चुअली यहाँ पे है कि प्राकृत श्लेष्मा को ही बल कहते हैं। बल मतलब इम्यूनिटी को ही वो कहा जाता है। तो नॉर्मल केस ऑफ श्लेष्मा इज कॉल्ड एज बल। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो श्लेष्मा और कफ, वी कैन कोरिलेट इट विद कफ, मतलब इट इज सिनोनिम ऑफ कफ. Cough is normal state offers compactness, stability, heaviness, virility, immunity, resistance, and courage. So we can correlate it with the immunity. And आगे भी दिया गया है कि रसादीनां शुक्रांतानां धातूनां यत्परं तेजस्तत् खल्वोजस्तदेव बलमित्युच्यते। बल की डेफिनेशन है दी है आचार्य सुश्रुत में कि रस से लेकर शुक्र तक की धातु का जो तेज है, जो एसेंस पार्ट है, जो प्रॉपर फंक्शनिंग पार्ट है बॉडी का, उसको हम बल कहते हैं। वैसे भी हम कह ही सकते हैं ना कि इम्यूनिटी कब होती है कि जब सारी बॉडी, पूरी बॉडी के हर एक ऑर्गन और हर एक टिश्यू कंप्लीटली फंक्शन कर रहे हैं, उसको हम इम्यूनिटी कह सकते हैं। उसको डिसीज नहीं होगा कि जिसका फंक्शनिंग बॉडी का कंप्लीट होगा। वो इस तरह से आचार्य सुश्रुत ने भी व्याख्या दी है। अब बल के टाइप्स बताए गए हैं कि 3 टाइप के बल होते हैं, सहज, कालज एंड युक्तिकृत। मतलब कि 3 टाइप की इम्यूनिटी कह सकते हैं कि सहज है, कालज है, युक्तिकृत है। सहज मतलब इनबॉर्न इम्यूनिटी, इनएट इम्यूनिटी, वी कैन कोरिलेट इट विथ इनएट इम्यूनिटी, कि जो हमको बचपन से ही मिलती है। कि किसी की इम्यूनिटी ज़्यादा होती है बचपन से, किसी की कम होती है, तो वो सहज में आ जाएगा। कालज में क्या है? कालज में है कि सीजनल और एज दोनों क्राइटेरिया यहाँ पे होंगे। सीजनल का मतलब क्या कि विंटर में और विसर्ग काल में स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। हम सबको पता है कि विंटर में हमारी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो उसको कालज इम्यूनिटी कहा जाएगा। फिर एज के अकॉर्डिंग मतलब जब जो लोग बूढ़े होते हैं या बच्चे होते हैं, उनकी इम्यूनिटी कम होती है कंपैरेटिवली जो लोग यंग होते हैं। तो ऐसे बताया गया है इम्यूनिटी को। और युक्तिकृत मीन्स पहले तो बता दिया गया सहज एंड कालज, तो हमको ऐसा कुछ है नहीं कि अच्छा खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए तो इम्यूनिटी ज़्यादा बढ़ेगी, ऐसा कुछ होगा नहीं, तो कोई कुछ करेगा भी नहीं। इसी वजह से युक्तिकृत मीन्स प्लान्ड और रैशनल यूज ऑफ डाइट एंड एक्टिविटीज और योगजम। Example, रसायन, drug therapy or associated of anything which enhances the strength in the person. मतलब कि कोई एक्सरसाइज करता है, अच्छा खाना खाता है, तो वो अपनी इम्यूनिटी को ऐसे मॉडिफाई कर सकता है, बढ़ा सकता है। और यहाँ पे दिया गया है सत्व। सत्व मीन्स माइंड। माइंड की प्रफुल्लित मतलब कि खुशी की अवस्था, उसकी स्थिति को हम इम्यूनिटी उसकी ज़्यादा होती है। मतलब कहने की बात ये है कि जो सात्विक प्रकृति का होगा, जो हमेशा खुश रहेगा, उसकी इम्यूनिटी भी ज़्यादा होगी। फिर आगे दिया गया है बल वृद्धि कर भाव। The factors increasing ball of an individual include born in a place where all individual process good ball. जैसे पंजाब, इन पंजाब में जब किसी का जन्म होगा तो वो नेचुरली ये ज़्यादा इम्यूनिटी वाला होगा। ज़्यादा इम्यूनिटी नॉट एग्जैक्टली ज़्यादा बल वाला होगा। Born at time wherein all individuals are bestowed with ball. हमने आगे देखा कि विसर्गकाल में, विंटर के सीजन में, विसर्गकाल नॉट एग्जैक्टली विंटर सीजन बट विंटर सीजन में ज़्यादा इम्यूनिटी होती है। द सीजन बीइंग इन इट्स बेस्ट स्टेट, मतलब कि फ्री फ्रॉम हीन, मिथ्या एंड अतियोग ऑफ काल। मतलब क्या कि हमने अभी देखा कि विंटर में अभी कितनी बारिश हुई, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ऐसा होता है तो इम्यूनिटी कम होती है इंसान की। सर्दी में अच्छे तरह से ठंडी पड़े, गर्मी में अच्छी तरह से गर्मी पड़े, तो ही इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। द बीज एंड क्षेत्र आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। मतलब बीज मतलब यहाँ पे शुक्र, और क्षेत्र में गर्भाशय के साथ कोरिलेट किया गया है। तो इफ sperm and ovum and the uterus is fulfilled with its all functions, then the progeny will be good immuned, and well-nourishing diet will cause good immunity, well-built of the body, getting habituated to only congenital things। मतलब कि कहा गया है कि स्वभाव संसिद्धि मतलब पहले से ही उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा है,
गुड मेंटल मेकअप, मतलब जिसका माइंड अच्छा है वो भी, उसकी भी इम्यूनिटी अच्छी है कि ऑल द डीज इन प्रीवियस बर्थ एंड दीज बर्थ बीइंग इन द राइटियस मैनर। आयुर्वेद पूर्वजन्म को मानता है तो प्रीवियस बर्थ में जो डीज किए गए हैं, जो कर्म किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग उसकी इम्यूनिटी अच्छी है या कम है, बुरी है, उस सबका आधार है, ऐसा बताया गया है। द स्टेट ऑफ यूथफुलनेस, practicing व्यायाम एक्सेट्रा टू प्रमोट स्ट्रेंथ, मेंटल प्लेजर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे ही बताया गया है। अब हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ ओज। ओज को भी इम्यूनिटी के साथ कोरिलेट किया गया है, तो वो भी हम देखेंगे कि ओज का नॉर्मल फंक्शन क्या है। कि प्रोवाइड स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ ऑफ मसल्स, एबिलिटी टू परफॉर्म एक्टिविटीज विदाउट एनी हिंड्रेंस, clarity of voice and brightness of color or complexion, ability of external and internal sense organs to perform their own functions। ये सब functions हैं ओज के। अब ओज एबनॉर्मल होगा तो क्या होगा, तो looseness of joints, weakness of the body, provoked dosh, move away from their normal seats, inability to perform normal functions, lethargy to perform normal functions. It also results in impairment of physical, vocal, mental functions of the body। क्रिया सन्निरोधश्च विश्रम से यहाँ पे दिखाया गया है कि ओज विचरण होने से क्रिया सन्निरोध होगा, मतलब जो भी करना चाहते हैं वो अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। ड्यू टू वी कैन कोरिलेटेड विद दैट के किसी को कुछ रोग हो गया है, किसी को कुछ डिसीज हो गया है, तो उसको मतलब क्रिया करने में प्रॉब्लम होगा। फिर सिम्टम्स ऑफ ओज व्यापद, व्यापद होने वो सेकेंड स्टेज कहा गया है, पहले स्टेज को विस्टन्स कहा गया है जो एबनॉर्मलिटी ऑफ ओज है उसमें, तो सेकेंड स्टेज को व्यापद कहा गया है। तो उसमें क्या होगा, स्टिफनेस एंड फीलिंग ऑफ हैवीनेस इन बॉडी, एक्सर्शन, ड्राउजीनेस और स्टूपर, स्लीप एंड डिस्कलरेशन। फिर थर्ड स्टेज के बारे में बताया गया है कि ओजक्षय, जो थर्ड स्टेज है उसमें क्या होगा कि ओज का क्षय, क्षय मीन्स डिक्रीज होगा ओज, तो क्या क्या हो सकता है, तो पेंटिंग, डिक्रीज ऑफ मसल, मसल नॉट एग्जैक्टली मसल, मास मीन्स कहा गया है कि वी कैन को रिलेटेड विद दैट के इफ वन पर्सन इज डिसीज्ड फ्रॉम लॉन्गर पीरियड, जो उसको मतलब वो पतला हो जाएगा, उसको काशी आ जाएगा, तो उस हिसाब से कहा गया है। मेंटल डिस्टर्बेंस स्पेशली इन जजमेंट, लॉस ऑफ सेंस, डेलीरियम एंड डेथ। अदर कंसेप्ट रिलेटेड टू इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी का डायरेक्ट रेफरेंस नहीं है यहाँ पे जो दिया गया है वो, लेकिन ये उसके साथ मैच करता है, मतलब कहा गया है ना, आगे ही हमने बताया कि सभी दो इंसान ने एक ही होटल में खाना खाया लेकिन दोनों को डिसीज होगा ऐसा जरूरी नहीं है, तो क्यों, तो यहाँ पे ही हमको रेफरेंस भी मिलता है कि नहीं सर्वी सर्वाणी अपथ्यानि तुल्य दोषानि, मतलब कि सभी अपथ्य, अपथ्य मीन्स बैड थिंग्स, तुल्य दोष वाले नहीं होते, मतलब कि किसी एक पर्सन में ज्यादा दोष उत्पन्न करेंगे, किसी एक में कम उत्पन्न करेंगे। न च सर्वे दोषाः तुल्य बलाः, और उनकी स्ट्रेंथ भी अलग अलग होगी कि किसी को सीवियर डिसीज होगी, किसी को कम डिसीज होगी। न च सर्वाणि शरीराणि व्याधि क्षमता समर्थानि भवन्ति, ऑल इंडिविजुअल्स आर नॉट केपेबल टू रेजिस्ट द डिसीज, किसी को डिसीज हो भी जाएगी, तो ऐसा इनडायरेक्ट रेफरेंस मिलता है। फिर हम कह सकते हैं कि ये है कि नरो हिताहार विहार सेवी समीक्ष्यकारी विषयेष्वसक्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान आप्तोपसेवी च भवत्य रोगः, कि द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स आर फाउंड फ्री फ्रॉम द डिसीज। कैसे कैसे इंडिविजुअल्स, तो जो हिताहार में विहार का सेवन करते हैं, हित आहार एंड विहार का सेवन करते हैं, वो समीक्षकारी विशेषव सत्तः, मतलब क्या है कि कोई भी चीज करने से पहले वो समीक्षा करते हैं। समीक्षा मतलब अच्छा है, बुरा है, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, वो सब सोच के कुछ भी कार्य करते हैं वो लोग। फिर जो दाता समह, सबके समान भाव रखने वाले, सत्यपरह, जो हमेशा सच बोलते हैं, क्षमावान, की जो हमको मतलब क्षमावान मतलब किसी को क्षमा करने की शक्ति रखते हैं। आप तो सेवी मतलब आप तो पुरुष है, बड़े हैं, गुरु है, टीचर्स हैं, प्रोफेसर है, उनको उनको मानते हैं, उनकी बात मानते हैं, वो डिसीज
नहीं हो गया, उनके शरीर में डिसीज नहीं हो गया। अब मॉडर्न कंसेप्ट के इम्यूनिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि इम्यूनिटी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस, द कंडीशन ऑफ बीइंग इम्यून का मतलब क्या है कि किसी को इम्यून कब कह सकते हैं? द प्रोटेक्शन अगेंस्ट infections disease conferred either by the immune response generated by immunization or previous infection or by other non-immunologic factors. The mechanisms of immunity are essentially concerned with the body's ability to recognize and dispose of substances which it interprets as foreign and harmful to its well-being. इम्यूनिटी कैसे काम करती है कि हमारे बॉडी का जो बाहर का है ना, उसको जब वो देख लेती है तो उसको फॉरेन बॉडी समझ लेती है और उसके बाद मेन प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो हम फॉरेन बॉडी क्या है वो भी देख लेते हैं कि द फॉरेन सब्सटेंस यूजुअली अब प्रोटीन होते हैं इज कॉल्ड एज एंटीजन। फॉरेन बॉडी को हम एंटीजन कहते हैं। दैट इज वन दैट जनरेट्स द प्रोडक्शन ऑफ एन एंटागोनिस्ट। एंटीजन के कांटेक्ट में बॉडी आती है तो वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द ओवरऑल इम्यून रिस्पॉन्स। A second type of activity, cellular response, is also an essential component. अब हम टाइप देखेंगे, मेनली टू टाइप है, इनर इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट मतलब जो पहले से ही है, उसमें से भी दो टाइप है, नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक। एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी में दो सब टाइप है कि एक्टिव एंड पैसिव। अब इनेट इम्यूनिटी में जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी है वो कहते हैं हम कि वी नो स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज अ टाइप ऑफ इनेट इम्यूनिटी बट इट इज नॉट प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ बिकॉज दिस इम्यूनिटी डेवलप्स इन इंडिविजुअल अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन। मतलब ये जन्म से ही नहीं होती, लेकिन पहली बार जब चिकन पॉक्स हो गया होगा तो उसके बाद बॉडी को वो याद रहेगा कि ये चिकन पॉक्स के वायरस से हमको इसके साथ लड़ना है। तो उस दूसरी बार वो वायरस के कांटेक्ट में आएंगे तो फिर वो चिकन पॉक्स क्रिएट नहीं करेगा क्योंकि हमारी इम्यूनिटी उसके सामने फाइट करेगी और उसको खत्म कर देगी। फिर नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं कि नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी इज अ सेफ्टी सिस्टम ऑफ आवर बॉडी विच प्रोटेक्ट द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम infectious disease, mainly involves all the mechanisms of our body's skin, GI tract, genitourinary tract, respiratory tract, mucous membrane, eyes, etc. ये सभी हमको प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन है जो नोज में वो वायरस पैथोजेंस जो डस्ट होती है उसको कैप्चर कर लेता है और अंदर नहीं जाने देता, जिससे हम डिसीज फ्री रह सकते हैं। स्किन तो हम सबको पता है कि स्किन इतना अच्छा बैरियर हमको दिया गया है कि जिसकी वजह से हम आए दिन बीमार नहीं रहते। अब है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। एक्टिव और पैसिव सब टाइप है, आगे ही बता दिया गया था। यहाँ पे दिखा गया है, देखिए चार्ट में ही देख लेते हैं हम कि एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप्स इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। मतलब कि एक बार इन्फेक्शन हो जाए ना, मतलब उसमें दो टाइप है, देखिए नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तब नेचुरल है तो एंटीबॉडीज डेवलप्ड इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन। एक बार इन्फेक्शन हो गया, उसके सामने एंटीबॉडी बन गई, उसको हम नेचुरल इम्यूनिटी कहेंगे। और आर्टिफिशियल क्या है कि एंटीबॉडीज डेवलप इन रिस्पॉन्स टू अ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन होने के बाद आर्टिफिशियली हम उसके शरीर में एंटीजन, मतलब डेड एंटीजन और मे बी थोड़े टाइम के लिए जिसका फंक्शन स्टॉप किया गया है एंटीजन इंट्रोड्यूस करता है बॉडी में, और उसकी वजह से जो इम्यूनिटी होती है तो वो उसको आर्टिफिशियल इम्यूनिटी में डाला जाता है। अब पैसिव इम्यूनिटी क्या है कि डेवलप्स आफ्टर यू रिसीव एंटीबॉडीज फ्रॉम समवन और समवेयर एल्स। एक्टिव इम्यूनिटी में क्या था कि जो भी हो एंटीबॉडी तो हमारे बॉडी में ही बनेगी। हम वैक्सीनेशन करेंगे तो भी हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बनेगी क्या? तो फिर थोड़ा सा वायरस पैथोजेंस, मतलब पहली बार इन्फेक्शन हो गया उसके बाद में एंटीबॉडी। लेकिन पैसिव इम्यूनिटी में क्या है कि डेवलप्स आफ्टर यू रिसीव एंटीबॉडीज फ्रॉम समवन और समवेयर एल्स। मतलब डायरेक्ट एंटीबॉडी मिलती है। नेचुरली कैसे होती है ऐसा?
तो एंटीबॉडीज रिसीव्ड फ्रॉम मदर, मदर मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में मदर के थ्रू उनको जो एंटीबॉडीज नेचुरली मिलती हैं कि जो उनको डिसीज के सामने प्रोटेक्शन देती है। और दूसरी है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब एंटीबॉडीज रिसीव्ड फ्रॉम मेडिसिन, एग्जांपल फ्रॉम अ गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन और इन्फ्यूजन, तो वो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी कहते हैं। ये सब चार्ट में दिया गया है, उसमें मतलब ये एग्जांपल है वैक्सीनेशन के। फिर यहाँ पे दिया गया है कि लिम्फोसाइट, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी का भी हमने देख लिया कि इज अचीव्ड बाय टॉक्सिक और वैक्सीनेशन। एंड अब लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। सो हमको ये थोड़ा देख लेना चाहिए कि लिम्फोसाइट्स, उसमें 3 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट्स देयर इज, एक नेचुरल किलर सेल, टी सेल एंड आगे है बी सेल, बी सेल। अब नेचुरल किलर सेल मतलब वो डायरेक्टली पैथोजन को किल कर देते हैं, वो नेचुरल किलर सेल। टी सेल क्या है, टी सेल भी 2 टाइप के होते हैं कि हेल्पर टी सेल एंड द किलर टी सेल। यहाँ पे है हेल्पर टी सेल एंड किलर टी सेल। दे आर नेम्ड टी सेल्स आफ्टर द थाइमस एंड ऑर्गन सिचुएटेड अंडर द breast bone, and T cells are produced in the bone marrow and later move to the thymus where they mature. हेल्पर टी सेल का मेन फंक्शन क्या है कि देयर प्राइमरी टास्क इज टू एक्टिवेट बी सेल एंड किलर टी सेल। हेल्पर टी सेल क्या करते हैं सिंपली कि उसको एंटीजन दिखा, वो देखेगा एंटीजन को और एक्टिवेट करता है बी सेल और टी सेल को, किलर टी सेल को। तो बी सेल और किलर टी सेल क्या करेंगे, किलर टी सेल डायरेक्ट उसको मारने के लिए जाएंगे और बी सेल आगे का फंक्शन करेंगे। बी सेल का फंक्शन हम देख लेते हैं कि B cell होते हैं, the B lymphocyte cell searches for antigen matching receptor. If it finds such antigen, it connects to it and inside the B cell a trigger a signal is set off. अब क्या होगा, the B cell now needs protein produced by helper T cell. अब मतलब डायरेक्टली B cell का पहले काम देख लेंगे, फिर क्या होगा कि पहले कनेक्ट होगा, फिर उसको है ना T cell की हेल्प चाहिए होगी, जैसा हमने आगे देखा, टू बिकम फुल्ली एक्टिवेटेड। तब तक वो फुल्ली एक्टिवेटेड नहीं होंगे, उसके बाद जब हेल्पर टी सेल से वो प्रोटीन ले लेंगे फिर बाद में फुल्ली एक्टिवेटेड होंगे। व्हेन दिस हैपेंस द बी सेल स्टार्ट्स टू डिवाइड, प्रोड्यूस क्लोन्स ऑफ इटसेल्फ, वो बढ़ेंगे। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 2 न्यू सेल टाइप्स आर क्रिएटेड, प्लाज्मा सेल एंड बी मेमोरी सेल्स। तो प्लाज्मा सेल क्या करेंगे, द प्लाज्मा सेल इज स्पेशलाइज्ड इन प्रोड्यूसिंग अ स्पेसिफिक प्रोटीन called an antibody that will respond to the same antigen that matched the B cell receptor. Antibodies are released from the plasma cells so that they can seek out intruders and help destroy them. Plasma cells produce antibodies at an amazing rate, and can release tens of thousands of antibodies per second. See, per second. इतनी सारी antibodies produce करते हैं. When the Y-shaped antibodies find some matching antigen, it attached to it. The attached antibody serves as an appetizing coating for eater cells such as the macrophage. The antibodies also neutralize toxin and incapacitate viruses, preventing them from infecting new cells. Each branch of Y-shaped antibody can bind to different antigens. So while one branch binds to an antigen on one cell, the other branch binds to another cell. In this way, pathogens are gathered into larger groups that are easier for phagocyte. मतलब वो सेल को किल करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि ऐसा वाई शेप होगा उसका, तो एक टेल के साथ एक पैथोजन होगा, दूसरे टेल के साथ दूसरा, फिर ऐसे ऐसे करके फिर ऐसा होगा, तो ऐसा ऐसा राउंड बन जाएगा, तो उसकी वजह से फेगोसाइटोसिस करने में हेल्प होगी। Bacteria and other pathogens covered with antibodies are also more likely to be attacked by the proteins from the complement system. यहाँ पे वैक्सीनेशन का एक दिया गया है पिक्चर कि now you are strong enough to fight against microbes
एंड ही सेड दैट थैंक्स एक्टिव इम्यूनिटी। हमने प्लाज्मा सेल का फंक्शन देख लिया बी सेल में। उसके बाद मेमोरी सेल वो जो प्रोड्यूस हुए थे उस वो क्या करते हैं कि द मेमोरी सेल्स आर सेकेंड सेल टाइप प्रोड्यूस्ड बाय द डिवीजन ऑफ बी सेल्स। दीज सेल्स हैव प्रोलॉन्ग्ड लाइफ स्पैन, दे हैव प्रोलॉन्ग्ड लाइफ स्पैन एंड कैन देयरबाय रिमेंबर वो लोग याद रखते हैं स्पेसिफिक इंट्रूडर्स को, कि दूसरी बार जब वो अटैक करेंगे ना तो बी सेल याद कर लेंगे ये तो वही था पहले वाला जो पहले पैथोजन था। तो उसके बाद में वो डायरेक्ट एंटीबॉडी बना देगा और बॉडी को इन्फॉर्म कर देगा और उसकी वजह से बॉडी उसको अच्छे से इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर पाएगी। फिर हम इम्यूनिटी डायग्नोस कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ सिम्टम्स वन कैन डायग्नोस इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ अ पर्सन। मतलब उसकी इम्यूनिटी कैसी है, वो डिसीज के सामने कैसे रिस्पॉन्ड करता है, उसकी वजह से हम पता कर सकते हैं। फिर एन इम्यूनोग्लोबुलिन टेस्ट मेजर्स द लेवल ऑफ सर्टेन इम्यूनोग्लोबुलिन्स और एंटीबॉडीज इन द बॉडी। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स मेड बाय इम्यून सिस्टम टू फाइट एंटीजन सच एज बैक्टीरिया, वायरस एंड टॉक्सिन। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे देखिए प्लाज्मा सेल इम्यूनोग्लोबुलिन बना के प्रोटेक्ट करते हैं IgM, IgG, IgA, IgD एंड IgE। एंड यहाँ पे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में टी सेल में हमने मेन देखा टी हेल्पर सेल एंड टी किलर सेल, लेकिन टी सप्रेसर एंड टी मेमोरी भी होता है। जो बी सेल जैसे मेमोरी सेल होता है ना वैसे भी टी मेमोरी सेल भी होता है, लेकिन बी मेमोरी सेल का काम ज्यादा होता है। अब मेन आता है कि हाउ टू इम्प्रूव इम्यूनिटी विद द हेल्प ऑफ आयुर्वेद। अब इम्यूनिटी के बारे में जान तो लिया, अब बढ़ाए कैसे, क्योंकि हमको भी डिजीज के सामने प्रोटेक्शन तो चाहिए ही। तो आयुर्वेद में जो दिनचर्या और ऋतुचर्या दी गई है, दिनचर्या का मतलब ये कि रोज करने वाली क्रिया है जो हर एक पर्सन को फॉलो करनी चाहिए, तो उसको दिनचर्या कहते हैं। ऋतुचर्या में सीजन वाइज रेजिमेंट, सीजन वाइज रेजिमेंट दिया गया है आयुर्वेद में, उसको फॉलो करना, वो दिनचर्या ऋतुचर्या फॉलो करना, उसकी वजह से इम्यूनिटी इंप्रूव होगी। फिर डेली प्रैक्टिस योगासन प्राणायाम एंड मेडिटेशन फॉर एटलीस्ट 30 मिनट्स एज एडवाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ये आयुष मिनिस्ट्री द्वारा एडवाइस किया गया है कि 30 मिनट्स तो करना ही चाहिए। Like spices like haldi, jeera, धनिया, लहसुन are recommended in cooking। जो हमारा ट्रेडिशनल कुकिंग है ना वो बहुत ही मतलब इतना हेल्दी है कि उसको जो कंटिन्यूसली अच्छी तरह से फॉलो करे और अच्छी तरह से बनाए ना तो कोई डिसीज ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि आहार को ही औषध कहा गया है कि जो अच्छी तरह से आहार लेगा ना उसको उसको मेडिसिन या मतलब तो डिसीज ही नहीं होगा तो उसको मेडिसिन की क्या ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे कुछ स्पाइसेस है जो हमको यूज़ करने चाहिए कंटिन्यूसली, जैसे टर्मरिक, जीरा, धनिया एंड लहसुन। टेक च्यवनप्राश 10 ग्राम इन द मॉर्निंग। अभी तो विंटर ही चल रहा है तो च्यवनप्राश लेना ही चाहिए, विंटर में पर्टिकुलरली च्यवनप्राश मिलता भी है और लेना भी चाहिए। गोल्डन मिल्क, गोल्डन मिल्क का कॉन्सेप्ट सरकार ने अभी दाखिल किया था कि मतलब हाफ टी स्पून ऑफ हल्दी पाउडर इन 150 ml ऑफ हॉट मिल्क वंस और ट्वाइस अ डे। जो हल्दी में जो हल्दी में जो इंग्रेडिएंट है वो हमारी बॉडी को मतलब ब्लड प्यूरिफायर भी करते हैं। हल्दी में जो इंग्रेडिएंट है वो, और वो सोर थ्रोट है या कुछ सर्दी खांसी वाले जो डिसीज है उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए हल्दी रोज लेनी चाहिए। अब हमको पता है कि सब्जी और दाल में कितनी हल्दी होती है, थोड़ी सी हल्दी होती है, तो इतनी कम से कुछ इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, इसीलिए ये गोल्डन मिल्क का कंसेप्ट सरकार ने रद्द किया है कि थोड़ी ज़्यादा हल्दी ले पर्सन तो वो ज़्यादा इम्यून रहेगा। फिर फॉलो स्वस्थ व्रत। स्वस्थ व्रत का मतलब क्या है कि स्वस्थ मीन्स हेल्दी पर्सन और व्रत मीन्स टू उसको फॉलो क्या करना चाहिए। तो जो हेल्दी पर्सन है उसको क्या फॉलो करना चाहिए कि जिसकी वजह से वो हेल्दी ही रहे, इस वो स्वस्थ ग्रुप में दिया गया है तो उसको फॉलो करना चाहिए। और सॉरी, अ वेल बैलेंस्ड डाइट मतलब कि जिसको जो सूटेबल है जो लेना चाहिए उसको। 6 टेस्ट आयुर्वेद में 6 टेस्ट बताया गया है, मधुर, तिक्त, कषाय, लवण, अम्ल, कटु।
तो उसकी वो सारे टेस्ट को हमारे खाने में इंक्लूड करना चाहिए। फिर है रेगुलर डिटॉक्स प्लान्स लाइक फास्टिंग और प्रॉपर पंचकर्मा, मतलब लंघन भी वीकली एक बार करें तो बहुत अच्छा है। एंड प्रॉपर पंचकर्मा अकॉर्डिंग टू सीजन, पंचकर्मा की जो जो सीजन मेंशन है उस टाइम पे पंचकर्मा करवा लेना चाहिए। कंजम्पशन ऑफ रसायन हर्ब्स लाइक आंवला की, विंटर में आंवले मिलते हैं तो फिर उनका कंजम्पशन रहना चाहिए। सुवर्ण प्राशन एंड चाइल्ड, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी आयुर्वेद हॉस्पिटल्स, मतलब आई थिंक गवर्नमेंट आयुर्वेद हॉस्पिटल्स इन गुजरात, दे गिव सुवर्ण प्राशन इन पुष्य नक्षत्र टू चाइल्ड that will bestow best immunity. Encourage child to play outdoor games instead of video games because video games negatively affect mind and eyes and also restrict physical growth of the child. सो आउटडोर गेम्स के लिए करना चाहिए। फिर माइंड एंड इम्यूनिटी का वो फिर से इन्फ्लुएंस दिखा गया है कि कैसे माइंड में जो फैक्टर्स है वो इम्यूनिटी को अफेक्ट करेंगे। द इन्फ्लुएंस ऑफ माइंड एंड इमोशंस ऑन आवर इम्यूनिटी इज अ वेरी न्यू सिस्टम, उसको साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी कहते हैं। दिस स्टडी द इफेक्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑन वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स। द आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट ऑफ ओल, देखिए यह अभी अभी साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन ओज में जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि ओज का क्षय कैसे होगा, तो उसमें दिया गया है कि एक्सेसिव एंगर, क्रेविंग, वरी, सैडनेस एंड एक्सर्शन विल कॉज ओज क्षय, मीन्स इम्यूनिटी डिक्रीज। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले भी इंट्रोड्यूस हो ही गया था, लेकिन अभी अभी भी हो रहा है नए नए रूप में। This interconnected understanding of digestion, mind, and immunity in Ayurveda helps us to develop natural remedies that influence all three positively. After all, the ability to withstand change can only be developed by maintaining a state of equilibrium in the body, mind, and soul. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं कि तुलसी तुलसी घर में होनी चाहिए, और 2 से 3 पान उसके 2 से 3 पान रेगुलरली लेने से भी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। हमारे घरों में पहले से तुलसी थी क्योंकि ये सब लोगों को पता था, तो तुलसी रोपनी चाहिए। फिर है कि गोल्डन बेड का कॉन्सेप्ट जो आगे समझाया गया है, सुवर्ण प्राशन का यहाँ पे पिक्चर दिया गया है। फिर आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को भी दिखाते हैं। अब तो कहा गया है कि फैक्टर्स दैट एक्ट नेगेटिवली ऑन आवर इम्यूनिटी, तो क्या हमारी इम्यूनिटी को नेगेटिवली अफेक्ट करेंगे। तो इम्बेलेंस डाइट सबको पता है कि कुछ टाइम पे खाना, कुछ टाइम पे नहीं खाना, मतलब कि जिसका खाने का टाइम नक्की ना हो, कितनी क्वांटिटी में खाना है वो भी नक्की ना हो, उसको क्या सूट करेगा वो भी नक्की ना हो, तो वो इम्यूनिटी डिक्रीज करेगा। एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक, physicians are already aware of the impact of alcohol on resistance and recovery from illness. Researchers have also shown that regular alcohol intake can weaken immune system effectiveness against common pathogens. Irregular sleep, constantly varying sleep patterns, lack of sleep, or interrupted sleep will decrease immunity. High stress can decrease immunity. Obesity also uh, can cause decrease immunity. Chronic medication की वजह से immunity कम होती है. Long term use of antibiotic and certain other medications are also proven to be detrimental for immunity. Dehydration भी immunity घटाता है। अब हम देखेंगे प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इम्यूनिटी। पूरे वर्ल्ड में क्या है कि पूरे वर्ल्ड में हेल्थ फैसिलिटीज़ बढ़ गए, इसलिए लाइफ स्पैन तो बढ़ गई है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे डिजीज आ रहे हैं कि जैसे सार्स है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मर्स है, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, एंड नाउ द कोरोना वायरस पैंडेमिक ने थोड़े टाइम के बाद अभी अब ओमिक्रॉन भी आ गया है। तो मतलब डिसीज तो आते ही रहेंगे, प्रॉब्लम है कि हम कैसे उसको टैकल करते हैं, कैसे हमारी इम्यूनिटी ज़्यादा रखते हैं तो हम उसकी वजह से डिसीज ना हो, वो हमको ना हो और हम हेल्दी रहें। इंडियन कंडीशन में क्या है कि माल न्यूट्रिशन एंड हिडन हंगर इन इंडिया रिजल्ट्स इन लो इम्यूनिटी। वैसे भी विकासशील देश है इंडिया, तो उसमें माल न्यूट्रिशन और हंगर का प्रॉब्लम तो है ही, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है,
तो इसी वजह से आगे देखा कि इम्बेलेंस डाइट लेंगे तो इम्यूनिटी कम ही होगी। तो इंडिया में उसी वजह से इम्यूनिटी थोड़ी कम है, लेकिन के काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे द नेशनल न्यूट्रिशनल मिशन के अंदर आते हैं कि एनीमिया मुक्त भारत, integrated child development scheme and the midday meal scheme in various states। मिड डे मील मतलब स्कूल में जाते हैं जो बच्चे लोग, उनको जो खाना दिया जाता है, वो लोग को सुखड़ी और ऐसा दूध का पैकेट भी दिया जाता है कि जिसकी वजह से वो स्कूल में जाए और खाना भी खाए, जैसे माल न्यूट्रिशन कम हो, क्वाशरकर और मैरिस्मस कम हो, and encouraging consumer demand for healthy food and meals by promoting awareness and education especially to high risk demographic। ऐसा सब करने से मतलब लोगों में अवेयरनेस आएगी और लोगों की इम्यूनिटी बढ़ेगी, और इंडिया में भी ये सब प्रोग्राम चल रहे हैं। आई होप थोड़े ही टाइम में सब लोग फुल इम्यून हो जाए, क्वाशरकर और मैरिस्मस जैसी कोई बीमारियां ना रहे, ऐसा सब हो जाए इंडिया में ही नहीं पूरे विश्व में। अब थोड़ा रिसर्च डेटा है कि इन द लास्ट 40 years or so excessive microbicidal use in the name of hygiene and lack of constant interaction with plants, soil and other organisms has gradually made our immune system weaker। ऐसा नहीं होता कि हम पैथोजन के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो हमको डिसीज होगा नहीं, ऐसा तो होता है, लेकिन मतलब कि हम लोग पैथोजन के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो हमारी इम्यूनिटी ही डेवलप नहीं होगी। तो यहाँ पे मतलब कहा गया है कि प्लांट, सॉइल एंड अदर के कांटेक्ट में ही ना आने से हम कुछ कर नहीं सकते। हमको हमारी इम्यूनिटी ऐसे ही बढ़ानी है कांटेक्ट में, कैसे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा वायरल लोड होता है, थोड़ा पैथोजन लोड होता है तो हमको डिसीज हो जाता है, थोड़े दिन में खत्म हो जाता है और हम इम्यून भी हो जाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी कोई डिसीज आ गया तो फिर किसी को पहली बार ही आया हो ना तो वो उसको बहुत सीवियरली अफेक्ट करेगा, और किसी को पहले आ गया बचपन में और फिर बाद में आएगा तो फिर वो जल्दी से ट्रीट हो पाएगा। इम्यूनिटी एज वी अंडरस्टैंड इट through modern medicine is the function of certain cells, enzymes, immunomodulatory chemicals that attack pathogen and prevent them from creating disease। This concept of invasion from microorganisms and a biological defense system against it to the development of the range of antibiotics and vaccines in the 20th century। हमने अभी बहुत सारी वैक्सीन बना ली है और बहुत अच्छी बात है, वैक्सीनेशन भी हो रहा है, तो वो हमको डिजीज होने से पहले ही इम्यून कर रहे हैं, तो इसकी वजह से डिसीज ज़्यादा फैलेगा नहीं। फिर कहा गया है, फिर माइंड एंड इम्यूनिटी के अफेक्ट जो आगे ही कहा गया है कि कैसे होगा। सो बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रेस फ्री। इस इसका रेफरेंस यहाँ पे कोट किया गया है, और आई होप हम सबने ये इम्यूनिटी का पूरा समझ लिया है। थैंक यू।